अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, यूर वाचिंग जीत की सोच में वसीम लियाकत। और आज पीसीबी में बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई। जिस तरह पाकिस्तान की सियासत आपको बोर नहीं करती, इसी तरह पीसीबी भी आपको बोर नहीं करता। आज चेयरमैन पीसीबी से यूनुस खान की मुलाकात हुई, उसके बाद मोहम्मद हफीज़ की मुलाकात हुई, फिर सोहेल तनवीर की मुलाकात हुई और जाते जाते मिनिस्टर साहब ने कहा, जो पंजाब के स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं वहाब रियाज, हम भी मुलाकात कर लेते। और अच्छा है कि सारे क्रिकेटर्स पहले टीवी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहे थे, आज चेयरमैन से मुलाकात करते हुए नजर आए। किसी को हेड कोच बनाया जाएगा, किसी को चीफ सेलेक्टर बनाया जाएगा। और जो ही यूनुस खान की मुलाकात हुई जनाब चेयरमैन ज़का अशरफ साहब से, तो उसके बाद एकदम से तौसीफ अहमद साहब और तमाम तर जो उनकी कैबिनेट थी, पता नहीं थी भी या नहीं, लेकिन नोटिफिकेशन के मुताबिक वो सारी की सारी हटा दी गई है। और यही लग रहा है कि अगले चीफ सेलेक्टर शायद यूनुस खान हो। और कुछ ऐसा ही चेहरा चाहिए था इंजमाम उल हक की रिप्लेसमेंट में, क्योंकि यूनुस खान ऐसे चेहरे हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान को सर्व किया, 2009 का T20 वर्ल्ड कप जितवाया। और अब देखते हैं कि टीम में क्या चेंजेस होंगी। कल मुलाकात है बाबर आजम की, मिकी ऑथर की, चेयरमैन ज़का अशरफ के साथ। और ये भी खबरें आ रही हैं कि अब फॉरेन कोचेस जो हैं उनसे जान छुड़ाने का वक्त आ चुका है। मोनी वोकल पहले ही अपनी जान खुद छुड़ा चुके हैं और अब बारी है मिकी ऑथर की और ग्रांट ब्रैडमैन की। अब देखते हैं कि उनको कब तक जो है वो इस्तीफा देना पड़ेगा या फायर किया जाएगा, ये देखना बाकी है। कल मुलाकात के बाद ये तमाम तर चीज़ें फाइनल होंगी इसी इशू पे। और इसके अलावा कल सेमीफाइनल है और एक बड़ा सेमीफाइनल इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल वानखेड़े मुंबई में खेला जाएगा। अब देखते हैं कौन सी टीम बाजी मारेगी। इस तमाम तर इशू पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में राजा मतीन साहब, स्पोर्ट्स तजियाकार हैं सर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। उनके साथ मौजूद हैं लेजेंडरी क्रिकेटर, साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर और साबिक टेस्ट क्रिकेटर। क्योंकि फर्स्ट क्लास मैंने असल में इस वजह से कहा कि 37 सेंचुरीज हैं आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में और बड़े रन्स आपने बनाए फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, पाकिस्तान को सर्व किया, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। और आज आपके साथ के लिए कराची से हमारे साथ मौजूद हैं शाजिब अली भुट्टो साहब, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। वैसे सीनियर मैंने वैसे ही कह दिया, अभी नौजवान स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, लेकिन इतना अरसा इनको हो गया है कि सीनियर आप कह सकते हैं। सबसे पहले हसन भाई आपसे स्टार्ट करते हैं। आज बड़ी मुलाकातें हुई आपके साबिक खिलाड़ियों की और काफ़ी खिलाड़ियों ने मेरे ख्याल आपके साथ भी क्रिकेट खेली। यूनुस खान ने तो आपके अंडर भी क्रिकेट खेली। और क्या कुछ जिम्मेदारियां मिलेंगी? और पीसीबी में कोई रविश तब्दील नहीं हुई। हर वर्ल्ड कप के बाद कप्तान बदलता है, मैनेजमेंट बदलती है, कोचेस बदलते हैं, चीफ सिलेक्टर्स बदलते हैं, लेकिन रिजल्ट्स अगले वर्ल्ड कप में भी उसी तरह के होते हैं। देखिए, बदलती जो सारी चीज़ें हैं, सिलेक्शन कमेटी बदल रही है, चेयरमैन बदल रहे हैं, मगर क्रिकेट को किस तरह से बदलना है ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा। हमेशा हम यही कह रहे हैं और थ्रू आउट वर्ल्ड कप में बातें करते हुए आ रहे थे कि बेंच पे जो प्लेयर्स बैठे हैं वो लेके जाएं, जो आपकी रिप्लेसमेंट पे हमें काम आए, वहाँ पर आपको बिठाने के लिए नहीं लेके जाना चाहिए। वहाँ पर वो प्लेयर्स हैं जिनको आप इस्टेब्लिश करें आगे के लिए, फ्यूचर के लिए, अच्छे क्रिकेट के लिए, अच्छे फॉर्मेट के लिए। ये नहीं कि एफ एन बर्ट में रह के और कुदरत के निज़ाम पे रहते हुए हम कुदरत के निज़ाम में ही तब्दील होकर उसी निज़ाम पे चलते रहे थ्रू आउट। जो कोचेज़ आए हुए हैं उन्होंने बहुत क्रिकेट खेली हुई है, 10 साल से ऑलमोस्ट 10,000 रन यूनुस भाई ने टेस्ट क्रिकेट में किए हुए हैं। बहुत ही लॉयल्टी रखते हैं, अपनी सिंसियरिटी बड़ी इनकी इंपॉर्टेंट है बहुत क्रिकेट में। जो पास में जब वो कैरियर में हमारे साथ खेलते हैं, मुझे याद है कि जब ऑस्ट्रेलिया का टूर हो गया, इंग्लैंड का हो गया, तो जब भी फर्स्ट क्लास मैच होते थे वहाँ पर उन्होंने कोई मैच नहीं छोड़ा अपना। तो कंसिस्टेंसी क्रिकेट में और लॉयल्टी, सिंसियरिटी कंट्री के लिए ऐसे लोग होते हैं, जिसमें से वन ऑफ द दोज काइंड ऑफ यूनुस खान जो हैं वो ऐसे हैं कि बड़ी, अगर उनको एक मौका मिलेगा तो दोबारा वो अवेल करेंगे। क्योंकि लास्ट देखें कि शान मसूद जैसे प्लेयर्स और दीगर प्लेयर्स थे, उन पर काफ़ी वर्क किया था उन्होंने बैटिंग टेक्निक पे, जहाँ से वो रिजल्ट भी अच्छे आए थे उनके। ओवरऑल जितने भी एक्स टेस्ट प्लेयर्स जा रहे हैं अभी पाकिस्तान में, मोहम्मद यूसुफ भी थे पीछे, मुश्ताक भाई भी रहे, काफ़ी लोग सारे रहे। मगर हम यही बात करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया का टूर है अभी फ़िलहाल, जो भी अगर अपॉइंटमेंट हो रहा है, जिसका भी हो रहा है, तो उनको मॉडर्न क्रिकेट के हिसाब से वो क्रिकेट सिखाएं जो दुनिया क्रिकेट खेल रही है इस वक्त। मिसाल के तौर पे कोई इंडिया खेल रही है, इंग्लैंड खेल रही है, इंग्लैंड तो इस वर्ल्ड कप में नाकाम रही है, मगर न्यूजीलैंड जिस तरह खेली है, ऑस्ट्रेलिया में मैक्सवेल जैसे प्लेयर्स हैं और एवरेज के हिसाब से खेलें क्रिकेट को, तो ये इंपॉर्टेंट होगा। फिर अगेन चेयरमैन साहब आए हैं और डिस्कस करेंगे किसको रखना है किसको रखना। सोहेल तनवीर का अपना एक्सपीरियंस है, T20 फॉर्मेट, टेस्ट क्रिकेट में उतना तजुर्बा नहीं है। उनको तो सर फेयरवेल नहीं मिल सकी, लेकिन उनको आज चेयरमैन पीसीबी ने बुला लिया। देखिए, बुलाने के लिए तो फिर सारे जाएंगे ना, उसमें तो अचीव और उसमें तो टारगेट प्लेयर जो होंगे, जो सिलेक्ट करने आपने जिस फॉर्मेट के लिए, जिनका एक्सपीरियंस रह चुका है पिछले पास में, उनको मोबिलाइज किया जाएगा। अगेन फिर सोहेल तनवीर एक T20 फॉर्मेट में खेलते हैं क्रिकेट, काफ़ी एक्सपीरियंस प्लेयर है। ओवरऑल देखें तो ग्रास रूट स्ट्रक्चर अच्छा करना है। और अभी जो आपके सीजन में पाकिस्तान कप चल रहा था, डोमेस्टिक चल रही थी, जो भी कोच आएगा, जो भी स्टाफ आएगा, उनके स्टैट्स निकालें, उनकी परफॉर्मेंस देखें किस तरह से आगे फ्यूचर में उनको पिक करना है। जो हसन भाई ने बात की, यूनुस खान मॉडर्न क्रिकेट को भी जानते हैं, 2009 में हमें उन्होंने वर्ल्ड कप भी जितवाया, उसके बाद भी कोच रहे, लेकिन अब खबरें ये आ रही हैं अभी तक कि वो चीफ सेलेक्टर हैं। हो सकता है कि कल वो हेड कोच बन जाएं, क्योंकि हफीज़ भी वहाँ पे मौजूद थे, सोहेल तनवीर भी मौजूद थे, और जितने भी लोग गए हैं, मुझे ये लगता है कि किसी न किसी कैपेसिटी में ये लोग अब आपको पीसीबी में नजर आएंगे। थैंक यू सो मच हसनैन भाई। सबसे पहले तो
बड़ी खुशाइंद बात है कि यूनुस खान जैसे लोग जो है ना वो पीसीबी की तरफ आ रहे हैं। इससे पहले शायद आपको भी इस बात का इल्म नहीं है, लेकिन मेरे इल्म में है कि वर्ल्ड कप से पहले एशिया कप के बाद यूनुस खान की और चेयरमैन पीसीबी की एक मुलाकात हुई थी और उसमें यह तय हुआ था कि यूनुस खान को अंडर 19 क्रिकेट की जो है ना उसकी ज़िम्मेदारियां दी जाएंगी। लेकिन कुछ मामलात आपस में तय नहीं हुए थे और फिर यूनुस खान का इसरार था कि मैं वर्ल्ड कप के बाद ज्वाइन करूँगा, कुछ इस तरह की चीज़ें थी। लेकिन एक मरतबा फिर आज जो मुलाकात हुई है उससे ये वाज़े हो रहा है कि यूनुस खान को चेयरमैन पीसीबी लाना चाह रहे हैं। अब ये है कि उनको कौन सी पोजीशन दे रहे हैं ये अब देखना होगा कि एज अ हेड कोच या चीफ सेलेक्टर। मेरे ख्याल से एज अ हेड कोच के तौर पर आएंगे या चीफ सेलेक्टर, क्योंकि दो ही ओहदे हैं। और इस टाइम यूनुस खान जैसे प्लेयर्स को मेरे ख्याल से आने की ज़रूरत भी है, वो क्रिकेट को समझते भी हैं। और उससे ज़्यादा बेहतर ये है कि आप देखें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करें, आपने डोमेस्टिक के ऊपर काम और एक चीज़ है अपना थोड़ा सा मिस कर रहा था मैं कि यूनुस खान वो फिटनेस जो है 2 साल से कह रहे हैं पाकिस्तान टीम में फिटनेस टेस्ट नहीं हुआ है, तो मेरे ख्याल में सबसे पहले आते ही जो फिटनेस टेस्ट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। अगर यूनुस भाई आए तो फिटनेस टेस्ट लेंगे। फिर यूनुस खान फोकस करेंगे डोमेस्टिक क्रिकेट के ऊपर, वो डोमेस्टिक के जो परफॉर्मर होंगे उनको ऊपर लेके आएंगे और इसी तरह होना चाहिए हमारा इसके ऊपर तो मैं शाहजेब का पॉइंट ऑफ व्यू लेता हूं ना, तो फिर इसके ऊपर मुझे थोड़े कंसर्न्स भी हैं कि वो डोमेस्टिक को टाइम दे सकते हैं या नहीं दे सकते। शाहजेब साहब बताइएगा, यूनुस खान की भी आमद का हो रहा है कि वो भी आएंगे, उसके बाद हफीज़ भी शायद सिस्टम में मौजूद होंगे, फिर उमर गुल की बातें चल रही हैं कि वो बॉलिंग कंसल्टेंट आएंगे, लेकिन इनकी असाइनमेंट कब तक होगी? क्या फिर 2024 में फिर हमें कोई नया चेहरा ढूंढना पड़ेगा, फिर हमें कोई नया सहारा देना पड़ेगा, इनको कोई लंबा टेन्योर मिलने वाला है? देखिए इस टाइम सबसे पहले तो अभी जो भी अपॉइंटमेंट्स होंगी वो ये मैनेजमेंट कमेटी 3 महीने के लिए और 3 माह के लिए ही अपॉइंटमेंट होंगी, क्योंकि उसके बाद एक नया सेटअप आना है और फिर वो किनको अपॉइंट करता है वो तो बाद में ही देखना होगा। तो ये बात तो क्लियर है कि अगर 1 साल की या 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट भी दिए जाएं तो उनकी मुद्दत सिर्फ 3 माह तक ही महदूद रहेगी, क्योंकि 3-3.5 माह के बाद जब इलेक्शन हो जाएंगे, एक नया पीसीबी का सेटअप आएगा, तो फिर वही जिसको लगाना होगा वही लगाएंगे। ज्यादा यूनुस खान की बात रही है, शायद उनको चीफ सेलेक्टर की पोजीशन दी जाए। और इसके साथ साथ मेरी इत्तलात ये है कि कराची में जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 2017 में बनाया था वो आज तक बंद पड़ा हुआ है। वहां पर अपॉइंटमेंट्स तो होती रही लेकिन कभी भी प्रॉपर वहां पे एकेडमी सेटअप नहीं हो सकी। तो यूनुस खान उसको भी लेने में इंटरेस्टेड है और चेयरमैन पीसीबी ने भी उनसे कहा है कि आप चीफ सेलेक्टर बने, उसके साथ साथ जो कराची में एक और क्रिकेट की नर्सरी है उसको आप आबाद करें, जिस तरीके से लाहौर का हाई परफॉर्मेंस सेंटर बना हुआ है, कराची के हाई परफॉर्मेंस सेंटर को भी आप एक्टिव करें, वहां पर भी रेगुलरली प्लेयर्स आके ट्रेनिंग करें, वहां पर भी उनके फिटनेस के सेशंस होने चाहिए, तमाम फैसिलिटीज मौजूद है, प्लेयर्स को ठहराया जा सकता है। इंडोर फैसिलिटी क्योंकि वहां पे स्पेस मौजूद अब तक डेवलप नहीं हो सकती क्योंकि परमानेंट कोई भी सेटअप नहीं आया था, तो साथ साथ ये प्लान दिया जा रहा है कि यूनुस खान को सिलेक्शन में इन्वॉल्व किया जाए, साथ साथ जो कराची के नेशनल स्टेडियम हाई परफॉर्मेंस सेंटर है उसको एक क्रिकेट की नर्सरी बना के यूनुस खान को दिया जाए। लेकिन इसमें एक चीज ये भी है कि यूनुस खान को अगर आप ला रहे हैं तो फिर आपने मेक श्योर करना होगा कि यूनुस खान को आप सारी पावर्स देंगे, बिकॉज यूनुस खान किसी से डिक्टेशन नहीं लेते, यूनुस खान किसी की बात नहीं सुनते, वो अपने तरीके से अपना प्लान लेके चलते हैं। माजी में भी हमने देखा वो पाकिस्तान टीम के साथ थे, लेकिन जब उनके काम में मदाखलत की जा रही थी तो वो वहां से फिर साइडलाइन हो गए थे। तो ये मेक श्योर करना होगा किसी को, यूनुस खान को जो भी चार्ज दिया जा रहा है, चाहे वो सिलेक्शन का दिया जाए, हाई परफॉर्मेंस का दिया जाए, फिर उनको यूनुस खान पर ही डिपेंडेंट होना पड़ेगा। अच्छा हसन भाई, यूनुस खान की बात की मतीन ने भी और शाहजेब ने भी, आपने भी बात की, लेकिन यूनुस खान जिस स्टेचर के प्लेयर हैं, क्या वो डोमेस्टिक को, अंडर 19 को या फिर किसी भी ओहदे को उस तरह का टाइम दे सकते हैं? क्योंकि हमने देखा है कि वो कभी उनको आउट ऑफ कंट्री जाना पड़ता है, कभी किधर जाना पड़ता है, क्योंकि आपको पता है वो हैं तो वर्ल्ड कप विनर ही, और असाइनमेंट्स उनकी ज़्यादा होती हैं, मसरूफियात उनकी ज़्यादा होती हैं, जिस तरह अफरीदी की मसरूफियात बहुत ज़्यादा हैं। इस तरह का प्लेयर आप देखिए ना, मिसबाह-उल हक को जब टेक्निकल कमेटी का मरहला मेंबर बनाया गया, उसके बाद वो आपके साथ ग्लोबल कप भी खेलते रहे, फिर कनाडा में भी लीग खेलते रहे, उसके बाद वो राशिद लतीफ़ साहब ने बड़ा खूबसूरत कहा कि 4 ओवर्स पीटीवी में, 4 ओवर्स एटीवी में और 4 ओवर्स जो है ग्लोबल कप में। इस तरह फिर क्रिकेट तो नहीं ठीक होगी ना? नहीं, जब पाकिस्तान के लिए आपने साइन किया हुआ है और जब जिस तरह से मिक्की आदर, जो ओवरसीज जितने भी कोचेज आ रहे हैं, आपने प्रॉपर किसी से साइन किया हुआ है, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो क्लॉज होते हैं उसमें भी ये होना चाहिए। इंपॉर्टेंट चीज़ है, जहाँ जहाँ चीज़ें आप चेंज करना चाह रहे हैं, स्ट्रक्चर को चेंज कर रहे हैं या डेवलपमेंट प्रोग्राम कर रहे हैं, ग्रास रूट लेवल पे या पाकिस्तान टीम में चेंजेस कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो कोचेज आ रहे हैं उनको टाइम बीन जो है, ये नहीं कि आप फिर 2 महीने के लिए रखें, 4 महीने के लिए रखें, उनको थोड़ा सा टाइम भी देंगे आप, ताकि वो वर्कआउट कर सकें, स्टैट्स निकालें डोमेस्टिक में जो प्लेयर्स परफॉर्मेंस दे रहे हैं, उसके बाद अंडर 19 लेवल पे जो प्लेयर आ रहे हैं वो परफॉर्म करें, उनसे निकालें। और बाकी ओवरऑल देखिए कि टाइम पीरियड बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, ये नहीं कि आप 4 महीने, 3 महीने, 6 महीने हो जाए, साल हो जाए, उनको आपको हायर करना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट होगा। और यूनुस भाई ने
जिस तरह से पीछे भी वो सर्व करते रहे, इंडिविजुअली जो है कोई भी मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, जो लोगों की हो रही थी पीछे सिलेक्शन कमेटी में हो रही है, दूसरे लोगों में हो रही थी, चेयरमैन कैप्टन कह रहे हैं मेरे से मुशावरत नहीं करी, तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होगी। और ओवरली जब आपका एक लूप में रहेंगे, आप अंडरस्टैंडिंग रहेगी आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में, तो वहाँ रिजल्ट अच्छे आएंगे जो पॉजिटिव सोच थे। अदरवाइज आप मुशावरत डिफरेंट लोगों से करते रहेंगे तो वो मुश्किल हो जाता है। फिर एक कप्तान जो है वो कोच पर डालता है और कोच जो है फिर वो कप्तान पे डालता है, क्योंकि मुश्किल सीरीज आ रही है ऑस्ट्रेलिया की, वहाँ पर आपको पूरे प्लान से जाना पड़ेगा। अच्छा सर, अगर यूनुस खान आ जाते हैं मतीन साहब, तो बाबर आजम जिस तरह पुराने चीफ सिलेक्टर्स को या फिर पुराने कोचेस को कहते थे मुझे ये चाहिए, ये मेरा मैच विनर है, यूनुस खान इस तरह के प्लेयर तो हैं नहीं, और वो तो फिर अपनी भी डिक्टेशन करेंगे और जो मुल्क के लिए अच्छा होगा वो करेंगे। फड्डे भी देखने को मिल सकते हैं। देखें वो तो पहले भी मिलते थे, जैसे हसन भाई ने कहा कि देखें वो एक तो जज्बाती भी हैं, फिर यह कि उनके काम में कोई मुदाखलत करता है तो वो किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करते। और ज़ाहिर है बाबर आजम को भी इस चीज़ का अंदाज़ा होगा, और मेरे ख्याल से बाबर आजम को भी अगर वो ख़ुद कैप्टनसी से रिज़ाइन नहीं देंगे तो ऑस्ट्रेलियन जो है, ऑस्ट्रेलिया की जो सीरीज़ है उससे पहले उनको नहीं हटाया जाएगा। तो बाबर आजम डिमांड तो करेंगे कुछ प्लेयर्स की, लेकिन यूनुस खान ज़ाहिर है आपका कोच और चीफ सेलेक्टर वो होना चाहिए जिसकी पावर हो, जो खुद भी स्टार हो, और ख़ुद भी स्टार हो। दूसरा ये है कि कैप्टन भी आपका ऐसा हो कि उसके अंदर जो है ना कायदाना सलाहियतें होनी चाहिए कि उसको कैप्टन, आप प्लेयर तो 11 अच्छे दे देते हैं, अब वो उसने कैप्टन ने खिलाना है। तो बाबर आजम के अंदर आपने देखा कि पूरे वर्ल्ड कप के अंदर एक मैच में नजर आया कि वो कैप्टन है, उसके अलावा मुझे तो कोई नजर नहीं आया कि बाबर आजम कहीं कैप्टन दिखाई दे। कौन सा मैच था वो? एक वो मैच था साउथ अफ्रीका वाला मैच था, और उसमें वो नजर आया। आपको कैप्टन नजर आए, वो शाहीन को ये नहीं बता सकते थे कि इनको शॉर्ट पे डिलीवरीज करवाओ, इनको डराओ, इनको यॉर्कर करो, ठीक है। उन्होंने शाहीन के 2 ओवर जाया कर दिए, बिल्कुल जो है ना वाइड के करीब लेकिन देखिए उसमें उन्होंने देखें कुछ नजर आया, उसमें उन्होंने जान लड़ाई। देखिए ये नजर आना ना 2011 में शायद अफरीदी में भी नजर आता था, दौड़ के बॉलर के पास जाना। मसाइल कहाँ पे आएंगे? आपका चेयरमैन चेंज हो जाता है, आपका सिस्टम ही ठीक नहीं है। सबसे पहले जब आप सिस्टम को ठीक नहीं करेंगे, आपका चेयरमैन आपसे उससे आता है, आपके जो गवर्निंग बॉडी है, जो 16 रीजन है वो उसी तरह बैठे हुए हैं, मतलब कोई भी आता है चेयरमैन को फारग करके चला जाता है, ठीक है। एक चेयरमैन वाहिद होता है जो टीम सेलेक्ट करके चला जाता है, वो परफॉर्मर। आप देखें न्यूजीलैंड को देख लें, आप इंडिया को देख लें, उनके कैप्टन कम से कम 8 सालों में 2 से 3 कैप्टन चेंज हुए होंगे, और हमारे 8-10 सालों में पता नहीं 8 से 10 से भी ज्यादा कैप्टन चेंज हुए। नहीं, हमारे 3 हुए हैं यार। नहीं सर, ज्यादा हुए। 15 में मिसबा थे, 15 में मिसबा थे, सैफी थे। सर हमने भी स्टेबिलिटी लाई है सर। नहीं, स्टेबिलिटी लाई है, लेकिन उस तरह से नहीं लाई जिस तरह से वो ला रहे हैं। फिर उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनका डोमेस्टिक, वो आप देखें ना, हमारा डोमेस्टिक देखें, हमारा डोमेस्टिक कोई खेल ही नहीं रहा। आप टीवी पे बैठ के सारे प्रोग्राम कर रहे होंगे, और जब उन्हें कहेंगे आपकी डोमेस्टिक खेलें तो डोमेस्टिक की तरफ कोई नहीं आएगा। और फिर एक और प्रॉब्लम है कि हम लीग्स भी खेल रहे हैं, ठीक है, दुनिया की लीग्स खेलेंगे, अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलेंगे, और फिर कहेंगे हमें पाकिस्तान टीम में खिला दो। वो ये तो अलमिया है। शाहजेब मुझे ये बताइएगा कि जो क्वेश्चन मैंने हसन भाई से किया था वही आपसे करता हूँ कि सिंक इन हो पाएंगे यूनुस खान, और लेट्स सपोज अगर बाबर आजम ही ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं या फिर कोई और भी कप्तान जाता है, तो आपको पता है आजकल स्टार्टम यूनुस खान के ज़माने से थोड़ा सा ज़्यादा है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स आ गया, बहुत सारी चीज़ें आ गई, तो अब लड़के उस तरह की बातें भी नहीं सुनते। बात ये है कि अब देखना ये ना कि क्या बाबर आजम अब इस पोजीशन में होंगे कि वो डिमांड कर सके, क्योंकि वर्ल्ड कप की सारी टीम बाबर आजम खुद लेकर गए थे, और इसी बात पर मोहम्मद हफीज ने रिजाइन भी किया था, मिसबा ने भी अपनी रिजर्वेशन शो की थी, तो वो तो एक बात क्लियर है। और उसमें तो पीसीबी का स्टेटमेंट भी आ गया था ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप, जो कि आना नहीं चाहिए था, कि ये टीम जो है वो बाबर आजम और इंजमाम उल हक ने सिलेक्ट की है, पीसीबी ने उनको पूरी सपोर्ट की थी। तो जब ये चीज हो चुकी थी और वर्ल्ड कप में डिबैकल हुआ है, तो मैं नहीं समझता कि इस वक्त कप्तान इस पोजीशन में होंगे कि वो कहेंगे कि मुझे ये लड़का दे दें या ये लड़का दे दें। हाँ, राय उनसे जरूर ली जाएगी, लेकिन फाइनल वर्ड जो है जो चीफ सिलेक्टर होंगे वही देंगे। हाँ, मैं समझता हूँ कि अगर यूनुस खान चीफ सिलेक्टर नहीं बनते, और जैसे पहले हमने देखा कि एक पूरी सिलेक्शन कमेटी अनाउंस की गई थी जिसमें तौसीफ अहमद हेड थे, हालांकि उन्होंने कुछ सिलेक्ट नहीं किया, उनको फारिग कर दिया गया। अगर वो सिलेक्शन कमेटी होती तो शायद वो फिर भी कप्तान की सुन लेती, लेकिन अगर आप एक स्ट्रॉन्ग हेडेड बंदा ला रहे हैं चीफ सिलेक्टर की पोजीशन पे, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो कप्तान की सुनेगा, और इन दी एंड जो डिसीजन मेकिंग पावर और अथॉरिटी होगी वो भी। लेकिन शाहजेब अभी तो ये भी नहीं कंफर्म कि वो चीफ सिलेक्टर आ रहे हैं या फिर कोच आ रहे हैं। देखिए कोच, जहां तक मुझे जो लग रहा है, जो मेरी एक ऑब्जर्वेशन है, कोचिंग में शायद टेक्निकल कमेटी के जो चेयरमैन है मिसबाह उल हक जो है, वो शायद जो है वो कोचिंग के लिए कंसिडर्ड हो सकते हैं, वो हेड कोच की पोजीशन पर आ सकते हैं। जहां तक यूनुस खान का ताल्लुक है, जितना एक मेरी एक नाकिस राय है, उसमें जो मुझे लग रहा है, जो मैंने चीजों को ऑब्जर्व किया है, जो मैंने कुछ बयानात सुने हैं, जो मैंने पीसीबी के डायरेक्टर मीडिया आलिया रशीद को भी सुना है, तो उसमें मुझे ये लग रहा है कि शायद सिलेक्शन की कोई जिम्मेदारी दी जाए, और साथ साथ जो है वो कराची का हाई परफॉर्मेंस यूनुस खान के हैंडओवर किया जाए।
ठीक हो गया। शाहजेब हमारे साथ रहिएगा, हसन भाई भी हमारे साथ मौजूद है और राजा मतीन साहब भी हमारे साथ मौजूद है। ख़वातीन हज़रात, यहाँ पर एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक लेंगे, जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे बाबर आजम के हवाले से और बाबर आजम का फ्यूचर क्या होगा, मिकी ऑथर का फ्यूचर क्या होगा, फिर ग्रांट ब्रॉडबैन का फ्यूचर क्या होगा। अगर कोचेस फारिग होते हैं तो फिर बाबर आजम क्यों फारिग नहीं होते, क्योंकि पूरे पाकिस्तान को पता है, बल्कि पूरी दुनिया में ये मशहूर है कि पाकिस्तान की टीम पिछले 3 साल से और स्पेशली वर्ल्ड कप, एशिया कप और पिछले 3-4 टूर से तो बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी ही सिलेक्ट करते थे। तो इनका क्या फ्यूचर होगा, ये डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू शो। अब बात करेंगे हम, कल एक और इम्पॉर्टेंट मुलाकात है ज़का अशरफ साहब के साथ, एक मिकी ऑथर की, और साथ ही बाबर आजम को भी उन्होंने बुलाया और बैटिंग कंसल्टेंट, बैटिंग कोच, उनको भी बुलाया। अब बुला के वो यही पूछेंगे कि आपने क्या कुछ किया और बताया जाएगा। पता नहीं क्या कुछ बताएंगे बाबर आजम और क्या कुछ बताएंगे मिकी ऑथर, लेकिन लग ये रहा है कि जो कुछ बताएंगे वो पूरी कौम को पता है। परफॉर्मेंस नहीं हो सकी, टीम जल नहीं नज़र आ रही थी, यूनिटी नहीं थी। लेकिन मेरा सवाल ये पैदा होता है कि अब जो मीडिया में बातें गर्दिश कर रही हैं, स्पेशली शाहिद खान अफरीदी के बयान से मुझे ये तासुर मिला है कि टेस्ट क्रिकेट में वो शायद बाबर आजम को नहीं छेड़ना चाहते और T20 क्रिकेट जो थोड़ा सा ग्लैमर वाला क्रिकेट है उसमें वो शाहीन अफरीदी को आगे पुश करना चाहते हैं। और अगर ये सारी चीज़ें ही करनी है, टेस्ट क्रिकेट में भी आपने बाबर आजम को रखना है, फिर 14 महीने बाद फैसला करना है कि ODI क्रिकेट का कप्तान कौन होगा, तो फिर उनको 2024 में भी मौका दे दें, वो वर्ल्ड कप एक और आपको रिप्रेजेंट कर लें, क्योंकि इस तरह की चीज़ें तो फिर नहीं चलती। अगर आपने एक तरफ कोच को फारिग करना है, फिर मोनी मोकल को फारिग कर दिया गया है, वो खुद फारिग हुए, आपने ग्रांट ब्रॉडमैन को या फिर डायरेक्टर को, टीम डायरेक्टर को फारिग करना है, तो फिर बाबर आजम को क्यों नहीं करना, क्योंकि सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स तो बाबर आजम की हैं। और अगर बाबर आजम को आपने स्टेप डाउन करवाना है तो उनके साथ साथ जो उस टीम को सिलेक्ट करते थे, शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद रिजवान, उनको भी तो साथ फिर आप ये कहें कि आपको ये जिम्मेदारी नहीं मिल सकती। ये जिम्मेदारी किसी बाहर के बंदे को मिलेगी, शान मसूद को मिल सकती है, इमाद वसीम को मिल सकती है। बहुत सारे सवालात ऐसे खड़े होते हैं कि जो कि बायसियत मीडिया पर्सन हमें पूछने पड़ते हैं, और इस तरह की जो खिचड़ी बन जाती है एकदम से, ये खिचड़ी मेरे ख्याल है कि सिस्टम के लिए भी ख़राब है और पाकिस्तान के लिए भी ख़राब है। सर, ये जो मुलाकात होगी, इस मुलाकात के बाद अगर ये फैसला हो जाए कि मिकी ऑथर की छुट्टी करवानी है, उनको वापस घर भेजना है, तो फिर बाबर आजम को क्यों सेव किया जाएगा? क्या मकसद होगा उनको सेव करने का? क्या आपको लगता क्या है कि क्या सोच रही है बाबर आजम के हवाले से इस वक्त PCB की जो मैनेजमेंट है? देखिए, एक तो बाबर आजम जो है वो पाकिस्तान से खेले हुए हैं और मिकी ऑथर जो है वो आउट ऑफ कंट्री से आए हुए हैं, तो उनको वापस जाना पड़ेगा। फिर जाके जो है वो जिस तरह से डरबी शायद कहीं PCB डर तो नहीं गई वो किंग बाबर के नारों से और उनके इस्तकबाल से? नहीं, नारों से नहीं डरी है, मगर देखें आप 2-3 साल हमने फिर बताया कि कैप्टनसी वही कर रहे थे और नंबर 1 नंबर 2 पे भी टीम को भी लेके आए। एक जेल हुई है टीम, इंडिया का टूर था, मुश्किल टूर था वहाँ पर, और जो कि उनका अगर इंडिया का भी मुश्किल है तो सर फिर कौन सा आसान है? बस वो वहाँ अब देखें तैयारी नहीं मतलब उसके लिए हैं, आपके मतलब का माहौल है, आपके मतलब का वेदर तैयारी उन्होंने नहीं की ना। बेंच पे प्लेयर वो वाले स्ट्रेंथ वाले नहीं थे। फिर आपने डिफरेंट टीमें जो किस तरह से खेलनी थी, आप किस तरह से खेल रहे हैं, आपने पूरे 4 साल में बाबर आजम ने कर ली थी। पावर प्ले में आपने शॉट्स नहीं खेले हैं कोई वहाँ पर, और एक क्रिकेट की स्ट्रेटजी होती है। आप देखें जितने भी प्लेयर्स थे टॉप ऑर्डर में, डी कॉक की बात करें 4 सेंचुरियाँ की हुई हैं, रोहित शर्मा को देखें जो स्ट्रॉन्ग खेल रहे हैं ऊपर से आके, तो हर टीम में टॉप ऑर्डर बड़ा अच्छा खेल रहा था सिवाय पाकिस्तान के। अगर न्यूजीलैंड की टीम भी देख लें आप, तो टॉप ऑर्डर में जो है उनके कैप्टन स्ट्रोक्स खेले होते थे आगे शुरू में। इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि क्या तैयारी करके गए थे आप। एशिया कप में आप हार गया है, उसके बाद वही तैयारी आपके पास बेंच पे प्लेयर बैठे हुए हैं। ICC ने भी बल्कि बोल दिया आप तो कितनी रिप्लेसमेंट लेंगे, आपको कंकशन प्लेयर कितने लेंगे आप चेंज करके, आपके पास प्लेयर ही नहीं थी, जगह ही नहीं थी, शादाब को बिठा के सामा लेके आ रहे हैं वो। उसके बाद अब्दुल्ला शफी जो है कभी वो बैठ गया, उसके बाद शादाब बैठ गया, वाइस कैप्टन कहाँ गए आपके, उनका भी कोई रोल नजर नहीं आया। 2 से 4 विकेटें हैं उनकी टोटल, पूरे जितने भी 6 या 5 मैच खेले वो। तो मेन चीज़ यही है कि मुश्किल टूर था, बेंच स्ट्रेंथ आपने अच्छी नहीं रखी है, जहाँ पर बॉलर स्टैंड में आपको बॉलिंग लेके जानी थी वो बॉलिंग नहीं लेके गए आप। और इंपॉर्टेंट यही है कि वापस वही जिम्मेदारियाँ, रिजवान भी हैं, शाहीन भी खेल रहे हैं, बाबर आजम पे सारा जो मलबा है वो डाला जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया टूर जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, वहाँ पर आप कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। सर, अगर बाबर आजम पे मेरा ये भी मौक़िफ़ है ना, अगर आप बाबर आजम पे मलबा नहीं डालना चाहते, शाहीन और रिजवान पे भी डालें। उनको किस खाते में आपने हीरो बनाया हुआ है? टीम तो उन्होंने भी सिलेक्ट की है, एक कैटेगरी तो उन्होंने भी लिया है, पैसे तो उन्होंने भी लिए हैं, हाँ उन्होंने भी लिए तो उन्होंने भी की है जी बिल्कुल। कंपनी का ऐसा वो भी थे इसमें, नो डाउट, ठीक है, मगर वो जो चेयरमैन होंगे वो बुलाएंगे, वो पूछेंगे इनसे। और पंडोरा बॉक्स जो है कल परसों में खुलेगा दोबारा, मेरे ख्याल में कमेटी भी बैठी हुई है इस पर। जब चीफ सेलेक्टर इस्तीफा देके गए उस पर भी कमेटी बैठी हुई है, और जो फॉर्मर टेस्ट प्लेयर्स जितने भी आए कमेटी बैठी रहेगी सर, ये तो बैठी रहेगी, वो तो डिपेंड चेयरमैन पे करता ना। लेकिन जो ऊपर से जब अथॉरिटी आएगी, जब कोई किसी से जब असाइनमेंट किसी की होगी, जब किसी से कोई मुलाकात होगी, जब वहीं जाके पता लगता है चीज़ें क्या हो रही है। फिलहाल तो अभी वो कन्फ्यूजन यही है कि ऑस्ट्रेलिया का टूर सर पे है, उसके बाद आपने फिर आगे भी क्रिकेट खेली है, वर्ल्ड कप आ रहा है, T20, जो असाइनमेंट देगा, जो यूनुस भाई ले रहे हैं या कोई भी प्लेयर जो ले रहा है, उस पर एक नया टास्क होगा बहुत बड़ा, क्योंकि
1 साल बाद मेरे ख्याल में 14 महीने बाद वर्ल्ड कप आ जाएगा, फिर दोबारा तैयारियां करनी है, फ्रेंचाइज लीग आपकी शुरू हो रही है, उसमें से प्लेयर पिक करने होंगे आपको। आपके जो पाकिस्तान कप चल रहा था उसमें प्लेयरों ने परफॉर्मेंसेज दी हुई हैं, 50 ओवर्स के 3 डे मैचेस में, 4 डे मैचेस में, फिर 1 डे मैचेस आए, उसमें शाम सूद जैसे प्लेयर्स ने, सैम अयूब ने, इन लोगों ने परफॉर्मेंसेज दी हैं। तो आपको एक गहरी निगाह जैसे कहते हैं क्रिकेट में रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा टास्क होगा आगे पाकिस्तान की टीम को वापस स्टेबल करने के लिए। अच्छा सर, बाबर आजम के हवाले से जिस तरह मैंने बात की, अभी खबरें ये भी आ रही हैं कि बाबर आजम को ये कहा जा रहा है कि आप अपना फैसला खुद करें। तो उन्होंने तो बारहा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कहा कि मैं जब फील्ड में होता हूँ तो कप्तान होता हूँ, बैटिंग करने आता हूँ तो मुझे कप्तानी करनी नहीं पड़ती, मेरे ऊपर तो कोई प्रेशर नहीं है। देखिए, इस मुलाकात में तो बाबर ये बताएंगे क्या खोया क्या पाया, वो तो खुद बता देंगे, और पता भी है, वो तो पूरी कौम को पता है सर। पूरी कौम को पता है, और जाने से पहले भी पता था ज़ाहिर, जिस तरह से टीम गई थी और जिस तरह चीफ सेलेक्टर बने थे, कोच थे, हमारे चेयरमैन आए थे। तो मेरे ख्याल से बाबर आजम खुद स्टेप डाउन नहीं करेंगे। मेरे ख्याल से वो ये चाहेंगे कि मुझे हटाया जाए, और फिर हटाने के बाद उनके पास यही मौका, उन्हें तो टीम से तो नहीं निकाल सकते आप। फिर वो ये कहेंगे कि मुझे क्यों निकाला? नहीं, वो ये तो नहीं कहेंगे, कम से कम वो, क्योंकि टीम से तो नहीं निकाल पाएंगे उन्हें, क्योंकि आपने उसका बैकअप तो तैयार किया हुआ नहीं है, ठीक है। और बाबर आजम को उसके साथ साथ शहीन है और रिजवान हैं, और भी 1-2 और भी प्लेयर हैं, और इन तमाम लोगों का एक ग्रुप था। तो अब वो बातें तो करने का मकसद नहीं है, अब हमने नेक्स्ट चलना है। नेक्स्ट कैसे चलना है? बिल्कुल आप पॉइंट की तरफ आ गए। आप देखिए कि बाबर आजम के ऊपर अगर हम इल्ज़ाम को, उनको मुर्द इल्ज़ाम ठहराते हैं ना, तो फिर उतने ही मुर्द इल्ज़ाम हम ठहराएं बाबर को भी, रिजवान को भी साथ, और शाहीन को भी साथ, क्योंकि टीम तो तीनों ने मिलकर सिलेक्ट की है। तीनों ने मिलकर सिलेक्ट किए, और फिर तीनों ने देखें कोई ऐसा प्लेयर आगे नहीं आने दिया ठीक जो इनको खतरा नज़र आ रहा था, ठीक है, जिससे इनको पता था कि भाईजान ये हमारी रिप्लेसमेंट हो सकती है। फास्ट बॉलिंग की आप बात कर लें, फिर आप प्लेयर ऐसे लेके गए, हसन अली को आप जो वर्ल्ड कप के स्क्वाड में था ही नहीं, आपके सिस्टम में ही नहीं था कि आपने उसको वर्ल्ड कप का हिस्सा ही नहीं, और 1 से 1.5 साल मेरे ख्याल में उन्होंने 50 ओवर के मैच भी नहीं खेले। ठीक हो सर, वो हसन अली के ऊपर तो इंशाल्लाह और प्रोग्राम पूरी किताबें लिख सकते हैं, लेकिन इस वक्त जो है वो शाहजेब को भी जो है डिस्कशन में शामिल करते हैं, फिर हसन अली के ऊपर डिस्कस कर लेंगे। शाहजेब ये बताइएगा कि मुझे ये लगता है, पर्सनली मैं फील करता हूँ कि कुछ सेफ एग्जिट दिया जा रहा है बाबर आजम को, और इस तरह लग रहा है कि बाबर आजम जो है वो उनको या तो बंद गली की तरफ धकेला जा रहा है, या फिर इस मझदार से निकालने की कोशिश की जा रही है एक हल्के की तरफ से। देखिए, आपने जो एक बात कही है ना कि उनको बंद गली की तरफ धकेला जा रहा है, मुझे इसमें ज्यादा सच्चाई लगती है, क्योंकि बाबर आजम को अब अपना फैसला वाकई में खुद करना होगा। वो जल्दबाजी ना करें, कल चेयरमैन से मिलें, चेयरमैन से उनका प्लान पूछें, उनसे डिस्कस करें कि वो क्या चाहते हैं, चेयरमैन की क्या सोच है, या कौन सिलेक्टर आ रहा है, क्या उनका विजन है, उसके बाद बाबर आजम अपना फैसला करें। क्योंकि एक थॉट ये भी आ रही है, कहीं ऐसा ना हो कि बाबर आजम को अभी टेस्ट की कप्तानी से हटा दिया जाए, और फिर ये बातें शुरू हो जाए कि बाबर आजम श्रीलंका में जो है वो 2 टेस्ट मैचेस जीते हुए थे, टेस्ट चैंपियनशिप की साइकिल का आगाज उन्होंने बड़ा अच्छे से किया है, बैक टू बैक टेस्ट मैचेस जीते हुए, आपने उनको कैसे हटा दिया? तो एक वजह क्रिएट करने के लिए हो सकता है उनको ऑस्ट्रेलिया के एक मुश्किल दौरे पर भेज दिया जाए, क्योंकि सबको पता है कि शायद मुमकिना तौर पर, हमारी तवक्का नहीं है, लेकिन मुमकिना तौर पर शायद अगर पाकिस्तान को वहां पर शिकस्त होती है तो फिर ये इल्जाम भी बाबर आजम के ऊपर आएगा, उनकी कप्तानी के ऊपर आएगा कि भाई बाबर आजम ऑस्ट्रेलिया में हार गए। तो मेरे ख्याल से बाबर आजम को यहाँ पर क्लेवर इनफ होना चाहिए, उनको इन चीजों से बचना चाहिए, और उनको खुद फैसला करना चाहिए, और उनको या तो किसी से जाके बात करनी चाहिए, अगर आप मुझे कप्तान बना रहे हैं टेस्ट मैच का, तो फिर आप मुझे एक कंटिन्यूअस टास्क दें कि भाई आप 1 साल के लिए हमारे कप्तान हैं, अगले साल जो होम सीरीज होंगी उसमें भी आप कप्तानी करेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि बाबर आजम ऑस्ट्रेलिया में कप्तानी करें और वहां पर वो फेल हो तो उनकी टेस्ट की कप्तानी भी चली जाए। तो यहाँ पर ये बाबर को सोचना होगा, क्योंकि माजी में हमें ऐसी मिसालें कई मिलती रही हैं कि किसी भी कप्तान को नाकाम कराना होता था तो एक मुश्किल दौरे पर कप्तान बनाकर भेज दिया जाता था, और उसके बाद फौरी कप्तान चेंज कर दिया जाता था। तो यहाँ पर बाबर आजम को क्लेवर रोल प्ले करना पड़ेगा, उनको समझदारी से काम लेना पड़ेगा कि उन्होंने आगे क्या करना है। लेकिन अगर वो 1 साल मांगेंगे शाहजेब, तो फिर पीसीबी ये कहेगी कि आपको अगर 1 साल मिल गया तो आप एक नया गैंग बना लेंगे, नए प्लेयर बना लेंगे, फिर वही जो है ना वो एक अजीब व गरीब से सूरत हाल क्रिएट हो जाती है। आपने देखा होगा जिस तरह का उनका अनप्रेसिडेंटेड इस्तकबाल हुआ है, ये पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख में इससे पहले कभी नहीं हुआ कि एक बंदा इस तरह हार के आ रहा है, अफगानिस्तान से हार के आ रहा है, छोटी टीमों से हार के आ रहा है, और उसको हार पहनाए जा रहे हैं, उसको किंग कहा जा रहा है, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे बज रहे हैं। यार, स्टैंड टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, हसन भाई भी बहुत अच्छा पाकिस्तान से खेले हैं, और हमने भी बहुत सारे प्लेयर्स के साथ ट्रैवल किया है। ये प्लेयर्स जो है ना, ये अच्छा परफॉर्म करें या बुरा परफॉर्म करें, अवाम के लिए ये स्टार्स ही होते हैं। और कोई अगर छोटा मोटा प्लेयर भी एयरपोर्ट से अगर निकलता है ना,
तो 8-10 लोग वैसे ही जमा हो जाते हैं, 8-10 लोग सेल्फियां वैसे ही लेने आ जाते हैं, उनके बारे में बातें करने वैसे ही लग जाते हैं। तो ये तो एक नॉर्मल रूटीन मुझे लगी, मतलब इस चीज को अगर इस तरीके से प्रिटेंड किया जा रहा था या इस तरीके से पेश किया जा रहा था कि बाबर आजम की मोहब्बत में लोग आए, तो नहीं, बाबर आजम इतना बड़ा खिलाड़ी है कि अगर 8 लोग वहां पर भी मौजूद थे तो वो बाबर आजम को देखकर जाहिर सी बात है उस तरफ आएंगे। तो इसमें तो मुझे कोई चीज अनयूजुअल नहीं लगी। जहां तक मेरा जो कहने का मकसद है ना, मेरा कहने का मकसद ये है कि क्लैरिटी यहाँ पर होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पर बाबर आजम को आपने 3 महीने के लिए आपकी ये जो कमेटी है, मैनेजमेंट कमेटी पीसीबी की है, वो बाबर आजम को हटा भी देती है लेट्स सपोज ऑस्ट्रेलिया टूर से, उसके बाद इलेक्शन के बाद जो सेटअप आता है वो बाबर आजम को रीअपॉइंट कर देता है। ये तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट के साथ मजाक हो जाएगा ना। लेकिन एक और सवाल का मुझे जवाब देते जो मैं दोनों पार्टिसिपेंट से पूछ चुका हूं कि जितना बाबर आजम कसूरवार है उतना ही शाहीन शाह अफरीदी और रिजवान भी हैं, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी और रिजवान को इस वक्त हीरो बना के पेश किया जा रहा है, इसकी क्या वजह है? देखिए, बात सीधी सी है कि यहाँ पर ना सिर्फ और सिर्फ कप्तान का एहतसाब होता है, कप्तान की अकाउंटेबिलिटी होती है। हमने शुरू से यही देखा है। 2003 एक ऐसा वर्ल्ड कप था जहाँ पर कप्तान के अलावा बाकी टीम के मेंबर्स को भी बाद में ड्रॉप कर दिया गया था, लेकिन वो भी फिर एक एक करके टीम में वापस आ गए थे। सिर्फ वसीम और वकारी वापस नहीं आए थे और सईद अनवर रिटायर हो गए थे। लेकिन उसके अलावा अगर आप माजी के बाकी जितने भी वर्ल्ड कप देखें, हमें यही हमेशा से नजर आता है कि सारा ब्लेम जो है वो कैप्टन पर डाल दिया जाता है और कैप्टन का ही एहतसाब होता है, उन्हीं से ही सवाल होते हैं। जाहिर सी बात है, सोचना चाहिए कि वो कौन से प्लेयर थे जो ये बातें कर रहे थे कि सोचना भी मना है। ये भी तो बातें हुई थी ना, और ये कोई ढकी छुपी बातें नहीं है, सोशल मीडिया पर आके ओपनली ये बातें की गई थी। एक खिलाड़ी को आपने कप्तान बनाकर भेज दिया था अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज में, उन्होंने वहां पर जाके बयान दे दिया था कि आप देख रहे हैं बाबर और रिजवान नहीं है तो टीम की क्या हालत हो गई है। तो मतलब ये सारी चीजें सामने हैं, इन सारी चीजों को सामने रखकर फैसले करने होंगे। अच्छा हसन भाई, 99 से बात कर ले, 99 में वसीम अकरम, 2003 में वकार यूनुस, 2007 में इंजमाम उल हक, 2011 में शाहिद खान अफरीदी, 2015 में मिसबाह उल हक, 2019 में सरफराज अहमद, 2023 में बाबर आजम। तो कप्तान तो हम बदलते हैं, पुरानी रिवायत है। मेरे ख्याल राशिद भाई को सुन रहा था, उन्होंने भी ये बात की, बड़ी मजे की बात की। इस बात को सुन के मुझे हौसला भी हुआ। कप्तान तो हम बदलते हैं, लेकिन देयर इज समथिंग ना कि जिसको बदलने की जरूरत है, क्योंकि कप्तान बदलने से हमें कम से कम वर्ल्ड कप्स में अभी तक रिजल्ट नहीं मिले। लेकिन रिजल्ट नहीं मिले, हम वही बता रहे हैं ना, कप्तान सिर्फ बनना नहीं, कप्तानी नहीं करना ग्राउंड पे, आपने खुद भी परफॉर्मेंस करनी है। इंडिविजुअल परफॉर्म करेंगे और टीम जीतेगी, तो फिर ये तीनों चीज़ें जो है आपकी मैच करती हैं। एक तो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए पास में जितने भी कैप्टन रहे हैं वो एज ए कैप्टन भी रहे। कैप्टन मीन्स होता है कि आपको टीम को लड़ाना है अंदर, और आपने वो डिसीजन लेने हैं। अपने जो वाइस कैप्टन हो गए, वाइस कैप्टन नजर नहीं आ रहे थे वर्ल्ड कप में, मगर ओवरऑल जो सीनियर प्लेयर थे उनसे आप मुशावरत करें। मगर इस वर्ल्ड कप में मुझे थ्रू आउट देखें तो रिजवान बिल्कुल बिहाइंड द स्टम्प नजर आए। कोई भी पैनिक होने की, जैसे पैनिक की बाबर आजम हो रहे हैं तो उनको कोई मशवरा नहीं दिया आपने जाके, ना कोई किसी से बात कर रहा है, ना डिस्कशन कर रहा है। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है यहाँ पर। एक आओ बहुत ज़रूरी है, जब कंट्री के लिए खेल रहे हैं आप, तो ज़रूरी नहीं है कि अच्छा पूरा टाइम जो है वो दोनों कभी भी प्लेयर पर चलता है। आउट फॉर्म इन फॉर्म हर बैट्समैन होता है। दुनिया के बड़े बड़े प्लेयर जो है आउट ऑफ फॉर्म भी रहे हैं और बिल्कुल परफॉर्मेंस से बिल्कुल दूर हो गए और बिल्कुल अकेले उदास हो गए, बैठ गए। वही लेजेंड प्लेयर होते थे बहुत बड़े बड़े। तो अब सपोर्ट की ज़रूरत है यहाँ पर, और सपोर्ट यही कि ऑस्ट्रेलिया का टूर है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो पंडोरा बॉक्स है वो कल परसों में खुल जाएगा पीसीबी का, और वहाँ पर कौन बॉलिंग कोच आ रहा है, कौन बैटिंग कोच आ रहा है, कौन सी सिलेक्शन कमेटी में जो है चीफ सिलेक्टर आ रहे हैं, उनको आगे एक बहुत बड़ा टास्क लेना पड़ेगा, क्योंकि फोकस अभी होना चाहिए। आप वर्ल्ड कप हो गया, एशिया कप हो गया, अब ये फोकस आपका जो है वो ऑस्ट्रेलिया का टूर है, क्योंकि आप वही हेजलवुड को खेल रहे थे, मिचेल स्टार्क को खेल रहे हैं। तो उनके सरजमीन पर जाके और वहाँ पर जाके आपको फिर नया कोई कैप्टन जाएगा, उसको बिल्कुल आइडिया नहीं होगा, फिर कोई नया जो है प्लेयर कहीं वो जाएगा तो उसको बिल्कुल आइडिया नहीं होगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस पर फोकस करना चाहिए फिलहाल। अच्छा, इस पे फोकस करना चाहिए। और मुझे मतीन थोड़ा सा हसन भाई की बातों सुना, एक और चीज़ याद आ गई कि आप देखिए कि ये टीम यूनिटी की वजह से खेल रही थी। इस टीम में कभी भी इतनी ज़्यादा कैपेबिलिटी नहीं थी। 2-3 प्लेयर्स ऐसे थे जो कि बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी थे, बाकी ऑर्डिनरी से प्लेयर चलते रहे। लेकिन जब शाहिद खान अफरीदी अबूरी तौर पर चीफ सिलेक्टर बने थे, उस वक्त ये बात आई थी कि इनको रेस्ट करवाई जाए, और वो रेस्ट इस वजह से करवाई जाए कि शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान लगा के भेजा जाए अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज़ खेलने में। फिर एक शादाब खान को सवाल हुआ, उन्होंने कहा बाबर बादशाह में वज़ीर, और फिर वज़ीर को बादशाह मिल गई 3 मैचेस के लिए। ये मामलात वहाँ से स्टार्ट हुए थे, और ख़राबी की जड़ भी यही साबिक क्रिकेटर्स हैं। जी हाँ, बिल्कुल। देखें, ये जो हमारे प्लेयर्स, कोई भी कैप्टन होता है या वाइस कैप्टन होता है, इसके पीछे भी ज़ाहिर सी बात है साबिक क्रिकेटर्स का होता है। किसी का भाई, किसी का चाचा, किसी का कोई ना कोई बैठा होता है, या तो वो पीसीबी में बैठा होता है, या वो किसी इतनी मतलब स्ट्रॉन्ग पोजीशन में बैठा होता है सियासी तौर पे कि वो उसको इस्तेमाल करते हुए लाता है। अब जैसे शाहीन को कैप्टनसी की तरफ ला रहे हैं, तो इसके पीछे देखें कि 2-3 लॉबीज़ हैं। ठीक है, आपने जैसे शाहिद अफरीदी का जिक्र किया,
कोई PSL की फ्रेंचाइज है वो भी यही कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, कि T20 का शाहीन कैप्टन है, उसने 2 बार चैंपियन बनवाया। तो ये चीज़ T20 फ्रेंचाइज क्रिकेट और चीज़ है, आपकी इंटरनेशनल क्रिकेट और है। कसूर कहाँ है? हसनैन भाई, हसन भाई को भी पता है, आप कह रहे हैं कि वर्ल्ड कप की तैयारी, आपके पास 2-3 प्लेयर थे, आपने वर्ल्ड कप के लिए तैयारी की नहीं है। ये वर्ल्ड कप खत्म हो गया, कैप्टन चेंज कर लिया, चीफ सेलेक्टर को भेज दिया, डायरेक्टर ऑपरेशन को भेज दिया, मिकी आर्थर को, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, चेयरमैन भी चला जाएगा। लेकिन जो 4 साल बाद फिर वर्ल्ड कप आएगा, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? उसकी तैयारी क्या होगी? उस सिस्टम को आपने ठीक करना। जब तक आप सिस्टम को ठीक नहीं करेंगे, तो कहते हैं सिस्टम तो यही है, कप्तान का ठीक होना लाजमी है। भाईजान सिस्टम से कुछ आएगा तो आप करेंगे ना। आप अभी ऑस्ट्रेलिया का दौरा कर रहे हैं, आप सिस्टम से कुछ आने नहीं देते ना, आपको इतनी ज्यादा इनसिक्योरिटी होती है, आपको इतनी ज्यादा इनसिक्योरिटी होती है कि आप बैकअप बनने ही नहीं देते। नहीं, बैकअप बनने के लिए आपका सिस्टम का होना बड़ा ज़रूरी है। आप क्लब क्रिकेट के ऊपर फोकस नहीं कर रहे, आप डोमेस्टिक के ऊपर फोकस नहीं कर रहे। आप 3 साल आपका पीछे देखें, आपका अंडर 19 गो मगो की कैफियत में जो ओवर एज हो गए बच्चे, ठीक है, वो अंडर 19 नहीं खेल, कोई उनमें से 2-4 निकले होंगे, बाकी सबका फ्यूचर तबाह हो गया। तो मतलब हमारा सिस्टम उस तरह का ठीक नहीं है। जब तक आप सिस्टम को ठीक नहीं करेंगे, वो चेहरे सामने नहीं लाएंगे जो मतलब पाकिस्तान के लिए, जो जिनको पाकिस्तान से प्यार है, ना कि जिनको अपने प्लेयर से या अपनी दोस्ती यारियाँ या अपने रिश्तेदारियाँ निभाएंगे। लाइकिंग डिसलाइकिंग को ख़त्म करना होगा। इंडिया की टीम क्यों आज मतलब देखें कि दुनिया की नंबर 1 की टीम है और वर्ल्ड कप के तमाम मैचेस जीते हैं, उसके पीछे एक हिस्ट्री है, ठीक है, उसके पीछे एक हिस्ट्री है और लोड मैनेजमेंट है। यहाँ पर ख़वातीन हज़रात वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आऊँगा तो स्ट्रेट अवे में शाहजेब के पास जाऊँगा और बात करेंगे हम इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड की। इंडिया की बात की मतीन साहब ने, तो हम इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के सेमीफाइनल के ऊपर आखिरी सेगमेंट में बात करेंगे। और कल एक धमाकेदार मैच होगा वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में और उम्मीद करते हैं कि एक अच्छी क्रिकेट पाकिस्तान की आवाम को देखने को मिलेगी। पाकिस्तानियों को इतना ज़्यादा इंटरेस्ट तो नहीं है, लेकिन बाज़ हल्कों की ये ख्वाहिश ज़रूर होगी कि उनके मतलब का रिजल्ट निकले। ये शाहजेब से सवाल करूंगा। यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू शो। अब बात करेंगे हम कल के सेमीफाइनल की। पहला सेमीफाइनल खेला जाएगा, एक तरफ होगी टीम इंडिया जो कि 9 मुकाबले लगातार जीत चुकी, दूसरी जानिब न्यूजीलैंड की टीम है जिन्होंने पहले 4 मुकाबले बहुत ही शानदार खेले, लेकिन उसके बाद 4 शिकस्त और फिर आखिरी मैच क्या शानदार जीते और पाकिस्तान को इवेंट से बाहर किया। एक ज़बरदस्त मुकाबला हमें देखने को मिल सकता है, लेकिन वानखेड़े स्टेडियम में मुझे लगता है कि कुछ अनहोनी भी हो सकती है दूसरी बैटिंग करने वाली टीम के साथ। स्टेट अवे में चलूंगा शाहजेब के पास। शाहजेब, कल के मुकाबले को किस तरह देख रहे हैं आप और किस टीम का पलड़ा आपको भारी नजर आ रहा है? क्या इंडिया एक बार फिर मैदान मारने में कामयाब होगा या फिर न्यूजीलैंड अपनी 2000 में जो उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल और उसके बाद 2019 में उन्होंने सेमीफाइनल में शिकस्त दी थी इंडिया को, फिर 2021 में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में इंडिया को शिकस्त दी थी, वो रवायत बरकरार रखेगा नॉकआउट्स की इंडिया के खिलाफ? देखिए, जहां तक मुझे टू बी ऑनेस्ट लग रहा है कि इंडियन टीम का एक बुरा गेम अभी भी इस टूर्नामेंट में आना बाकी था। हमने कभी भी नहीं देखा कि कोई ऐसी टीम जो थ्रू आउट अनबीटन जो है वो चैंपियन बन गई। वहाँ ऑस्ट्रेलिया को हमने जरूर देखा था 2003 और 2007 में, लेकिन इसके अलावा हमने किसी टीम को नहीं देखा कि वो इतना रन थ्रू करके जाए। इंडिया की टीम 2015 में भी ऐसे ही जा रही थी, इंडिया की टीम 2019 में भी ऐसे ही जा रही थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नॉकआउट गेम्स में उनका बुरा गेम आया था। तो मुझे जहां तक लग रहा है कि शायद ऐसा हो सकता है कि एक बैड गेम जो आना है वो कहीं ये सेमीफाइनल ही ना हो जाए न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, क्योंकि इन पास्ट हमने देखा है कि न्यूजीलैंड ने हराया। और ये जो आपने सारे नॉकआउट मैचेस मेंशन किए, इसके अलावा 2021 के वर्ल्ड T20 में भी जब इनका मुकाबला हुआ था तो वहां पर भी न्यूजीलैंड ने इनको शिकस्त दी थी। दो वो राउंड मैच था। तो न्यूजीलैंड की टीम अच्छा कर सकती है। और फिर अगर हम न्यूजीलैंड की बॉलिंग को देखें तो फर्गूसन है, वो भी वापस आ रहे हैं, वो भी कल का मैच खेलेंगे, तो काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं। फिर इनके पास जो है वो ट्रेंट बोल्ट भी है, अगर नए बॉल से वो अच्छा गेंद करते हैं, क्योंकि इंडिया का जो टॉप ऑर्डर है वो बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। क्योंकि हमने एक चीज देखी है कि रोहित नहीं तो विराट, गिल अपना साइड में किस मैच में करते हैं, किस मैच में नहीं करते, लेकिन जो लंबी इनिंग्स हमने देखी है वो यहाँ तो रोहित खेलते हैं, रोहित नहीं तो विराट एक मैच में खेलते हैं। फिर जिसको आगे शिजाज अय्यर और KL राहुल उसको कैपिटलाइज भी करते हैं, तो उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है। अगर इंडिया की 2 विकेट या 3 विकेट जल्दी गिर जाती है तो असल टेस्ट वहां पर होगा, वहां पर हमें देखना होगा कि किस तरीके से जो है वो इंडिया मैच को लेकर चलता है। तो इंडिया की टीम स्ट्रांग है। ऑन पेपर अगर देखा जाए तो सारे ऑड्स जो है वो इंडिया को ही फेवर कर रहे हैं। पिच भी वो अपने मतलब की बना सकते हैं, अपने मकसद की पिच बना सकते हैं, होस्ट है, उनका राइट है। लेकिन जो मुझे लग रहा है, जो मेरी फील आ रही है वो ये आ रही है कि न्यूजीलैंड पूरी की पूरी कैपेबिलिटी रखता है। लेकिन शाहजेब, मुझे ये लगता है कि सारी चीजें वो अपने मतलब की कर सकते हैं, लेकिन अगर उन्होंने टॉस जीतकर पहले बैटिंग ना की ना तो फिर फंस सकते हैं, क्योंकि वानखेड़े स्टेडियम आपके कराची की तरह बल्कि और भी समुंदर के करीब है और शाम के टाइम बॉलर्स को बहुत ही ज्यादा सीम एंड स्विंग मिलती है।
बिल्कुल ऐसा ही है, शाम के टाइम सीम एंड स्विंग मिलती है क्योंकि वहां पे ब्रीज चलती है। जिस तरीके से वहां पे समंदर करीब है तो वो ब्रीज चलती है, और वो जो ब्रीज है वो ट्रेंट बोल्ट की बॉल को भी काफी सपोर्ट करेगी। और ट्रेंट बोल्ट काफी अर्सा मुंबई इंडियंस से खेलते भी रहे, उनका ये होम ग्राउंड भी रहा है, तो एक वो एडवांटेज भी उनको हो सकता है। लेकिन रोहित शर्मा भी मुंबई इंडियंस की कप्तानी करते रहे तो उनको भी काफी ज्यादा आइडिया होगा कि किस तरीके की कंडीशंस यहाँ पर हो सकती है। लेकिन ऑल इन ऑल मैं समझता हूँ कि बड़ा गेम है, रन्स ऑन द बोर्ड विल ऑलवेज क्रिएट प्रेशर ऑन द साइड चेजिंग। सर मुझे लग रहा है हसन भाई, जिस तरह शाहजेब ने बात की कि अगर न्यूजीलैंड पहली बैटिंग कर देता है जी। तो फिर तो एक क्रैकर हमें देखने को मिलेगा, लेकिन अगर इंडिया ने पहली बैटिंग कर ली ना तो पता नहीं, मुझे फील आ रहा है कि एक वन साइड मुकाबला देखने को मिलेगा। जिस तरह वानखेड़े में आपने देखा होगा कि नवीन को और अजमतुल्ला को, जो कि एक पार्ट टाइम बॉलर हैं, ओरिजिनल फास्ट बॉलर भी नहीं है वो, उनको जितना सीम एंड स्विंग मिल रहा था कि ऑस्ट्रेलिया जैसी बैटिंग को उन्होंने तबाह कर दिया था सिर्फ उस ब्रीज की वजह से। वो तो थ्रू आउट सबको पता है इंडिया में हो रहा है, होम कंडीशंस हैं, किस तरह से बॉल राइज हो रहा है, किस तरह से स्विंग हो रहा है, किस तरह सीम हो रहा है। हसन भाई बॉल वाली बात नहीं स्टार्ट करनी और वापस। किस तरह से ये कंडीशन ही ऐसी है। अगेन मुझे लग रहा है कि कल देखिएगा आप, जिस तरह से मैच हो रहा है तो ये बॉलर जो हैं दोबारा आपको उभरते हुए नजर आएंगे सारे, और जिस तरह से बॉल उड़ेंगी, दो स्लिपें नजर आ रही होंगी, अंडर प्रेशर रहेंगे, क्योंकि एक सेमीफाइनल मैच है, बड़ा मैच होगा। और जिस तरह से आप देख रहे हैं मैच, वहाँ पर सीम स्विंग होता है, वहाँ पर समंदर के किनारे जो है वहाँ पर ये एटमॉस्फेयर क्लाइमेट भी ऐसा है वहाँ पर कि बॉल स्विंग होती है। मगर टॉस जीत के पहले मेरे ख्याल में इंडिया बैटिंग करने का फैसला करेगा, बड़ा मैच है। ये कोई भी टीम बैटिंग ही करेगी, बैटिंग ही करेगी। न्यूजीलैंड ने जीता वो भी बैटिंग करेगी, कंडीशन सूट करती है। कंडीशन सूट करती है। आईपीएल में भी देखा, रिसेंट वर्ल्ड कप में भी देखा कि मुंबई में वानखेड़े में उसका जो भी पहले बैटिंग करता है ना वो ऑलमोस्ट 60-70% मैच ले जाता है। देखिए ना, फिर लास्ट स्टेज का मैच है ना, सबसे बड़ा पॉइंट यही है ना कि चेस करने में प्रेशर भी रहता है आपके पास। तो पहली बैटिंग में इतना प्रेशर नहीं होगा आपके पास, और पहली बैटिंग में ये होता है कि इनफॉर्म बैटर्स देखें कि सिराज जो है वो भी इनफॉर्म बैटर हो गए, लास्ट मैच में सेंचुरी की है। के राहुल वापस कम बैक करके आए साल बाद, नंबर डाउन द ऑर्डर खेल रहे हैं, वो बड़ी अच्छी इनिंग खेल रहे हैं। एक इम्पैक्ट इनकी जो देखें अगर बैटिंग लाइनअप हुआ है, 2 50s की हैं लास्ट मैच में, 2 सेंचुरियाँ की हैं 4 प्लेयरों ने, तो ओवरऑल देखें। मगर फिर भी ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वो हाई स्कोरिंग मैच नहीं होगा, क्योंकि हाई स्कोरिंग मैच एक ही था जिसमें मैक्सवेल ने आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली थ्रू आउट द टूर्नामेंट, 201 रन जो की जो इनिंग खेली 128 बॉलों पे, और उन्होंने 21 मेरे ख्याल में चौके लगाए और 10 छक्के लगाए अपनी इनिंग्स में। आउटस्टैंडिंग जितनी भी इनिंग्स में अगर देखें वर्ल्ड कप में तो बहुत आउटस्टैंडिंग इनिंग थी, मगर हर दफ़ा ऐसा नहीं होता। अब ये कंडीशन डिफरेंट है यहाँ पर, और यहाँ पर यही होगा कि टॉस जीत के पहले बैटिंग करेंगे, मगर फिर वही आपको सीम स्विंग देखने में नजर आएगा यहाँ पर, अनलेस के शुरू के 10 ओवर होंगे पहली इनिंग के, और सेकंड इनिंग के 10 ओवर बड़े इंपॉर्टेंट होंगे ये। अच्छा, जिस तरह शाहजेब ने बात की मतीन, कि मुझे लगता है कि अगर दूसरी बैटिंग में भी रोहित विकेट पे मौजूद रहे तो कंडीशंस को जानते हैं, 5 दफ़ा मुंबई इंडियंस के लिए वो ट्रॉफी जीत चुके, वानखेड़े में बहुत ज़्यादा क्रिकेट उनको खेलनी पड़ती है। इंडिया की टीम तो दूसरी इनिंग्स में भी संभल सकती है, लेकिन मुझे खदशा है कि अगर इंडियन बॉलर्स हुए और सामने दूसरी इनिंग्स में न्यूजीलैंड की टीम हुई तो शायद मैच वन साइड भी हो सकता है। बिल्कुल, जैसे देखें टॉस बड़ा मैटर करता है इसमें, और अगर इंडिया की दूसरी बैटिंग हो गई तो इसमें एक और प्रॉब्लम है कि अभी तक जो न्यूजीलैंड और इंडिया की टीमें हैं, ये दोनों टीमों में आप देखें कि इनको वो मुश्किलात नहीं पेश आई जो बाकी टीम्स को आई हैं, मिडल ऑर्डर और मतलब लास्ट में जाके मैच जीतना, जिस तरह मैक्सवेल ने इनिंग्स खेली, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं आई। और मुझे लगता है कि इस मैच ज़ाहिर ये सेमीफाइनल है और एक प्रेशर गेम है, क्योंकि राउंड का मैच तो है नहीं, और इसमें बिल्कुल प्रॉब्लम होगी। और मुझे नहीं लगता कि अगर इंडिया की सेकंड बैटिंग है वो चेज़ कर पाएगा, क्योंकि न्यूजीलैंड अगर पहले बैटिंग करता है तो वो अराउंड 300 के पास तो जाएगा, और उनकी बॉलिंग इस तरह की है कि वो इंडियन ओपर से अगर 1-2 आउट कर जाते हैं तो फिर इंडिया को नहीं हिलने देंगे मेरे ख्याल से। अच्छा शाहजेब, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि इंडिया के जो टॉप ऑर्डर को देखें, शुभमन थोड़े से रन नहीं करे, आई थिंक 240 के करीब उनके रन हैं। उसके बाद रोहित शर्मा के अच्छे खासे 500 प्लस रन हैं, फिर विराट कोहली के 594 रन हैं, श्रेयस अय्यर बहुत अच्छी टच में, केएल राहुल टच में, सूर्या कुमार को इतना मौका नहीं मिला। अगर कंपैरेटिवली अगर आप देखेंगे न्यूजीलैंड की टीम को तो डेवन कॉनवे उन्होंने स्टार्ट तो लिए काफ़ी, लेकिन बड़ी इनिंग्स को जो है ना वो कन्वर्ट नहीं कर सके अपने स्टार्ट को। उसके बाद रचिन है इंपॉर्टेंट है, लेकिन कॉनवे और फिलिप्स, इनका मुझे लगता है कि ये कोई वीकर लिंक है न्यूजीलैंड की एज फार एज बैटिंग इज कंसर्न। देखिए कॉनवे बड़े प्लेयर हैं, वो भी अच्छी खासी आईपीएल खेल चुके हैं, विकेट्स पर खेलने का उनको बड़ा तजुर्बा है, बड़े रन्स भी किए हैं, टेस्ट मैचेस में भी रन्स किए हैं, तो बड़े प्लेयर है, मे बी एक बड़ा ओकेजन है और उन पर एक ट्रस्ट भी शो किया है, उनको ड्रॉप भी नहीं किया, उनके साथ जो परसिस्ट किया है, तो हो सकता है कल उनका दिन भी हो सकता है वो रन्स भी कर सकते हैं। नेवरदलेस आप सही कह रहे हैं, लेकिन ग्लेन फिलिप्स की अगर बात करें तो ग्लेन फिलिप्स ने कुछ एक आध अच्छी इनिंग्स उन्होंने
खेली है इस टूर्नामेंट में, उन्होंने रन एक आधी है बिल्कुल। उनका जो रोल है, उनका रोल वही रखा गया है जो कि ग्लेन मैक्सवेल का है, या पाकिस्तान टीम में मोर लाइकली इफ्तिखार अहमद का एक रोल है, या फिर इंडियन टीम में रविंद्र जडेजा जिस तरीके से नीचे से पाकिस्तान का ना याद करवाया करें यार, दिल उदास हो जाता है। डिफाइन कर रहा हूँ ना कि जो रोल जी 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 सर 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 डिफरेंट टीम्स में जो डिफरेंट प्लेयर्स के रोल्स रखे गए हैं, उनका काम वही है कि उन्होंने आके 25 बॉलों के अंदर 40 रन बनाने हैं या 20 बॉलों के अंदर 35 रन बनाने, तो वो उसी रोल को जस्टिफाई करते हैं। जो की प्लेयर इनके हो सकते हैं ना मिडिल ऑर्डर में, एक तो कप्तान केन विलियमसन, वो तो बहुत अच्छा खेल रहा है, रविंद्रा भी बहुत अच्छा खेल रहा है, लेकिन डेरिल मिचेल मुझे एक बड़े जबरदस्त और एक्स फैक्टर लग रहे हैं वो डेरिल मिचेल हो सकते हैं। जिस तरीके से वो आते हैं, खामोशी से अपनी पेस पर रन्स बनाकर जाते हैं, बड़ा अच्छा एक कंट्रीब्यूशन करके जाते हैं। लेकिन एक और चीज आपने देखनी होगी कि इस टूर्नामेंट में टॉम लथम जो कि वाइस कैप्टन है और कप्तानी भी करते रहे, वो काफी बुझे बुझे नजर आए इस टूर्नामेंट में एज अ बैटर। बिल्कुल, आपने बड़ा जबरदस्त पॉइंट रेज किया कि टॉम लेथम, जिनको मैं भूल गया था, टॉम लेथम भी काफी बुझे हुए नजर आ रहे हैं। और अच्छा सर, मुझे एक बात बताइए कि डेरिल मिचेल जिस कैलिबर के प्लेयर है ना, मैंने जब भी उनको देखा है, नॉट ओनली के पाकिस्तान के खिलाफ, जिस भी टीम के खिलाफ, खामोशी से आते हैं, इनिंग्स बिल्ड करते हैं, फिनिश करना जानते हैं और बड़ी रफ्तार के साथ फिनिश करते हैं, लेकिन चुपके से कर जाते हैं और ना ही कोई इतनी वाह वाह उनकी होती है। बड़ा कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं कि वो वेट फॉर द बॉल करते हैं, टाइम लेते हैं थोड़ा सा, मगर कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं कि जल्दी पिक करते हैं, फुटवर्क मूवमेंट जो है, ट्रिगर मूवमेंट अपना बैटिंग में वो यूटिलाइज करते हैं। उनमें भी यही क्वालिटी है कि अगर लंबी हिट नहीं लग रही होती तो फिर वो डाउन ट्राई निकल के सिंगल प्लेसमेंट करते हैं और स्ट्रेट टारगेट करते हैं ज़्यादातर सामने जितने भी टॉप प्लेयर्स हैं। जहाँ स्पिन के ताल्लुक स्पिन होता है, ब्रेक होता है, तो वहाँ पर फिर वो इनसाइड आउट भी खेलने में महारत रखते हैं। तो यही चीज़ है कि जितनी बॉलें जो हैं आप कम खेलेंगे, रन ज़्यादा बनाएंगे, वहाँ पर आपको कॉन्फिडेंट आता है और आप प्रेशर जो है वो बॉलर्स पर डालते हैं। वो इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं और यही है कि मगर रविंद्र जो खेल रहे हैं वो आउटस्टैंडिंग खेल रहे हैं, नो डाउट। थ्रू आउट द टूर्नामेंट देखें तो इनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया है, ऐसा प्लेयर मिल गया आपको कि वो लंबी क्रिकेट खेल सकता है आगे। टेक्निकल बड़े साउंड है, नया बॉल पूरा सर्वाइव करते हैं वो, और बॉल टू बॉल मेरिट पे खेलते हैं। टॉप ऑर्डर अच्छा है न्यूजीलैंड का, मगर अगेन जहाँ पर इंडिया की कोशिश होगी पिच अगेन दोबारा आएगी। अगर फास्ट बॉल ने आउट नहीं किया तो स्पिन पे ट्रैक पे उनको फंसाएंगे, क्योंकि न्यूजीलैंड स्पिनर पे जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल भी करते हैं। अगर पहला मैच आप देखें ऑस्ट्रेलिया का, पाकिस्तान से कम ही करते हैं, थ्रू आउट पाकिस्तान से कम करते हैं, मगर थ्रू आउट देखें पहला मैच तो 200 रन पे पूरी टीम ऑस्ट्रेलिया की आउट हो गई थी मेरे ख्याल में। यहाँ पर भी एक टारगेट हो सकता है कि अगर स्पिनर बहुत अच्छी बॉल करें तो न्यूजीलैंड जल्दी आउट हो सकती है। सर ये बताइए कि अगर दोनों टीम्स पोटेंशियल से खेली, मुझे एक दो वीक लिंक तो न्यूजीलैंड में नजर आते हैं, इंडिया में ऐसा कोई वीक लिंक नहीं है, लेकिन बुरा दिन भी हो सकता है, लेकिन अगर दोनों टीम पोटेंशियल्स में खेलती हुई आपको नजर आई तो एक जबरदस्त आपको मुकाबला देखने को मिल सकता है। जी हाँ, कांटेदार मुकाबला होगा और जिस तरह से बैटिंग बॉलिंग दोनों टीमों की है, और आप देखें कि थ्रू आउट द वर्ल्ड कप जिस तरह से खेल रही हैं, बेशक न्यूजीलैंड ने कुछ मैचेस हारे भी हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने कम बैक किया है और जिस तरह से वो खेल रहे हैं और उनके बैट्समैन खेल रहे हैं, मुझे यही लगता है कि ये कांटेदार मुकाबला होगा और वन साइडेड मैच मुझे नहीं लगता, क्योंकि इंडिया की जिस तरह की बैटिंग है, बॉलिंग है, फिर होम ज़रा क्राउड के मसाइल आएंगे उनको न्यूजीलैंड को, और जो क्राउड है और उसके अलावा पिच है, ज़ाहिर सी बात है इंडिया वो अपनी मर्ज़ी से ही उस चीज़ को हैंडल करेगा। और फिर एक और चीज़ है कि जो इंडिया है उसको उसकी यही कोशिश होगी कि हम वर्ल्ड कप का फाइनल खेलें। अच्छा शाहजेब, स्ट्रेट अवे आपके पास आऊंगा, आपकी क्या प्रेडिक्शन है, कौन सी टीम जीत रही है और क्यों आपको लग रहा है कि वो टीम जीत रही है? देखिए, मैं तो ब्लैक पहन के आया हूं और मेरी प्रेडिक्शन स्ट्रेट अवे यही है कि न्यूजीलैंड जीत रही है, क्योंकि मुझे लगता है टीम इंडिया का एक बुरा मैच जरूर आना और वो कल हो सकता है। अच्छा, आप फाइनल में नहीं देख रहे टीम इंडिया को? मैं नहीं देख रहा, मैं ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का फाइनल देख रहा हूँ। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का फाइनल देख रहे हैं। हसन भाई, शाहजेब ने तो कह दिया कि वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का फाइनल देख रहे हैं, आप किसका फाइनल देख रहे हैं? इंडिया का फाइनल देख रहा हूँ सर मैं। अच्छा, कल आपको लगता है कि इंडिया जीतेगी? बिल्कुल इंडिया जीतेगी यार। मैंने और शाहजेब ने ब्लैक पहने हुआ, कम से कम ब्लैक कैप्स किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर जो कंडीशंस हैं, होम कंडीशन, होम क्राउड, होम एडवांटेज जो चल रहा है, लेकिन कभी-कभार सर ये अपोजिट में भी चला जाता है। नहीं, इस दफा नहीं होगा अपोजिट में, क्योंकि जिस तरह से बैटिंग और बॉलिंग की स्ट्रेंथ है, एक टीम जेल हुई हुई है, नो डाउट अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, अच्छी बैटिंग भी कर रहे हैं, मगर आपने कोई कसर छोड़ी नहीं है। 18 पॉइंट्स लेके थ्रू आउट द टूर्नामेंट, जिस तरह से DRS, जिस तरह से चीज़ें चल रही थी, दुनिया को पता है क्या हो रहा है, मगर इंडिया ने जीतना है वर्ल्ड कप। ठीक है, आपको क्या लगता है मती? बिल्कुल, इंडिया ने वर्ल्ड कप जीतने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन कल मुझे लगता है कि वो सेमीफाइनल से बाहर हो जाएंगे। कल वो सेमीफाइनल से बाहर हो जाएंगे? कल ये तमाम चीज़ें जो है ना उनके अगेंस्ट चली जाएंगी, ये पिच, ये बॉल, ये बॉल वाली चिप वाली बॉल जो हसन भाई ने बताया था वो सारी चीजें। अच्छा शाहजेब, एक मुझे थोड़ा सा आखिर में आप भी टच दीजिएगा, मैं अपने मेहमानों से भी एक टच मांगना चाहता हूं कि हमारा एक सवाल भी होता है, क्योंकि पिछले 2 दिन तो सवाल हमने नहीं रखा था मैन ऑफ द मैच का, तो आपके मुताबिक कौन मैन ऑफ द मैच होगा कल के मैच का, ताकि आपके जवाब की रोशनी में हमारे जो व्यूअर्स हैं वो एक खूबसूरत सा गिफ्ट हैम्पर तो जीत सकें। देखिए, मैं अगर अपनी प्रेडिक्शन दूं तो मेरे ख्याल से डेरिल मिचेल हो सकते हैं कल के मैन ऑफ द मैच।
आपने बड़ा अच्छा जो है ना प्लेयर पिक किया। सर आप क्या कहेंगे? इंडिया का कुलदीप। इंडिया का कुलदीप, स्पिन। विलियमसन। अच्छा, वैसे आप फास्ट बॉलर्स की तरफ जाते, मुझे हैरानगी ना होती क्योंकि वहाँ पे फास्ट बॉलर्स को अर्ली ऑन बहुत ज़्यादा डू एंड डाई वाला मैच है ना, डू एंड डाई वाला मैच है। तो आपको पता है कि जैसे मुझे फिर वही मैच याद आ रहा है दोबारा, ऑस्ट्रेलिया वाला, कि 200 पे दो पूरी टीम आउट हो गई थी, उसके बाद वो 400 रन कर दी, डबल सेंचुरी भी एक प्लेयर्स ने कर दी। तो स्ट्रगल उन्होंने किया था स्पिन पिचों पे। वहाँ मगर से जैसे मिचेल मैच आगे, हो गए- यहाँ से कुलदीप आगे, आप केन विलियमसन। विलियमसन की जानिब जाएंगे और मैं जाऊंगा जी सेंटर की जानिब। शाहजेब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस ऑल द वे फ्रॉम कराची। आपने हमें थ्रू आउट प्रोग्राम में साथ दिया। और ख़वातीन हज़रात, सर आपका भी शुक्रिया। फिर मैं थोड़ा सा फोरकास्ट की तारीफ भी कर लेता हूँ। मदीन भी आपका शुक्रिया, हसन भी आपका शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, हम हर लम्हे आपके साथ सवाल छोड़े जाते हैं और सवाल यही है कि कौन होगा मैन ऑफ द मैच, और आप फोरकास्ट की जानिब से गिफ्ट हैम्पर जीत सकते हैं। आप सही जवाब दे सकते हैं, लेकिन मैच खत्म होने से पहले आपने जवाब देना है। डेली ओसाफ और ओसाफ डिजिटल और ABN न्यूज़ के पेज पे आप ये सवाल का जवाब दे सकते हैं। आज के प्रोग्राम से इतना ही। मुझे और मेरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।